ये नहीं दिया जा सकता तो अखलाक से वो सारी चीजें वापस ले ली जाए। दोस्तों, मैं आज खड़े होकर नहीं बोल पा रहा हूँ। सोमवार को मुझे 5वां हार्ट अटैक आया था और उसी दिन मेरी एंजियोप्लास्टी हुई। लेकिन आज का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था कि आश्वस्त होने के बावजूद मैं आप लोगों के सामने हूँ अपना मुद्दा रखने के लिए पार्टी का। कहीं उच्चारण में दिक्कत हो तो मुझे आशा है आप लोग सुधार लेंगे। मुझे इस चीज का बहुत गर्व है कि मेरा विल पावर एक बहुत ही फेमस व्यक्ति के विल पावर से अधिक है। क्या आप लोगों ने शिव खेरा का नाम सुना है? सुना है। उनके सामने तो मेरी जानकारी या मेरी प्रसिद्धि कुछ भी नहीं है। हम लोग स्कूल के टाइम से उनकी लिखी एक किताब पढ़ते थे, जीत आपकी। उन्होंने सोचा कि मैं देश में कुछ बदल सकता हूँ, तो उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई। गूगल पे शायद आप लोगों को मिल भी जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली उनको हार्ट अटैक आ गया और उन्होंने उस पार्टी से नमस्ते कर लिया कि मेरी क्षमता इतनी नहीं है, शारीरिक क्षमता, कि हार्ट अटैक के बाद मैं पॉलिटिकल पार्टी चला सकूं। और आज की डेट में वो पार्टी गुमनामी में है। मैं इसलिए कहता हूं, बड़े गर्व की बात है मेरे अपने लिए कि मुझे 5 हार्ट अटैक आ चुके हैं, 7 स्टेंट डल चुके हैं। इसके बावजूद मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हुआ। ये तो एक व्यक्तिगत बात है, इससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। आज आप क्या डिमांड लेकर आए? देखिए, डिमांड तो हमारी एक की है, लेकिन उसके साथ हम एक आरोप भी लेकर आए। कोई दलित हो, अवर्ण हो, मुस्लिम हो, कृपया व्यक्तिगत ना लें। लेकिन जब इन लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो अलग अलग पार्टियों के लोग दौड़ दौड़ कर उनकी सहायता करने, सांत्वना देने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन सवर्ण के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई नहीं जाता। हम लोगों ने आज से 7 साल पहले ये सिस्टम चालू किया पार्टी ने कि सवर्णों के साथ जो कोई दुर्घटना हो जाए या सरकार से मांग करनी है, सरकार पे दबाव बनाना है, तो हमारी पार्टी कभी पीछे नहीं आएगी। इसी क्रम में ये जो फरीदाबाद की घटना आप लोगों ने देखी, हरियाणा में चुनाव है, इनसे मिलने तो बहुत लोग आए। जब हम लोग मिलने गए तो बच्चे की तरह ही हो चुकी थी और उसके पिता का जो गम था वो खत्म हो चुका था। अब वो भी थोड़ा थोड़ा लीडर बन गया था, तो उसकी अपनी स्क्रिप्ट तैयार रहती थी। पार्टी ने उनको 11,000 रुपये नगद, मतलब चेक से दिए, मदद के लिए, तात्कालिक मदद के लिए। 1,000 रुपये कैश दिए। भाई, हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन हम सरकार से मांग तो सकते हैं, सरकार उसको दे। एक आप लोगों ने सुना होगा,
अच्छा मुझे ये बताएं, पत्रकारिता में आप लोग कितने भी साल से हैं, किसी से पूछिएगा मॉब लिंचिंग क्या होती है? क्या उसने 2014 से पहले ये शब्द सुना था? मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ द्वारा हत्या, नहीं सुना था। भाजपा आई, नया शब्दकोश लाई। अरे भाई, जो उसकी पहली खबर थी वो शायद ऐसा था उसका हेडिंग कि गौ तस्करी के शक में गौ रक्षक ने उसको 30 किलोमीटर पीछा करके गोली मारी। भाई देखिए, गुस्से द्वारा हुई हत्या नहीं थी। गुस्से में क्या होता है, आदमी तात्कालिक रूप से प्रतिक्रिया करता है, और 30 किलोमीटर पीछा करने में मैं तो नहीं समझता कि 30 मिनट से कम लगे होंगे। और जो आदमी गोली मार के उसकी हत्या कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पूर्णतः आश्वस्त है कि ये हत्या करने के बाद भी मैं बच जाऊंगा। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो थी नहीं, वो आश्वस्त था तभी तो ये किया। और आश्वस्त क्यों था? अभी कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं एक बात बहुत ही दृढ़ता से कहता हूं कि बैलों को महिंद्रा खा गया और गायों को योगी। आज आप बैलों की जनगणना करा लीजिए, हर साल कराइए, हर साल उनकी संख्या कम होते मिलेगी, क्योंकि ट्रैक्टर कंपनियां चाहती हैं कि बैल मर जाए, तभी तो ट्रैक्टर बिकेगा। 2017 में योगी आया था, तब जितनी गायें थी उत्तर प्रदेश में, और आज की जनगणना करा लीजिए, बढ़ी है कि कम हुई है, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। अरे भाई, तुम गौ रक्षक हो, बहुत अच्छी बात है, तो जो आवारा गायें घूम रही हैं उनको ले जाओ, उनका पालन पोषण करो, तब वो रक्षा माना जाएगा। एक मिनट के लिए हम मान भी लें कि कोई व्यक्ति गौ तस्कर है ही, तो क्या हम किसी नागरिक को ये अधिकार दे सकते हैं कि वो उसकी हत्या कर दे? फिर पुलिस क्या है, कानून क्या है? भाई, जब सजा देने का अधिकार एक और नागरिक को दे दिया गया, और इस हद तक दे दिया गया कि 30 मिनट पीछा करने के बाद वो गुस्से में तो नहीं रहा होगा। अगर वो आश्वस्त हो गया होगा कि साहब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तभी तो किया होगा। कई लोग कुत्ते को मार देते हैं, कई लोग सुअर को मार देते हैं, कई लोग मतलब देसी हथियारों से किसी को मार देते हैं, तो गुस्सा नहीं आई। तो हमारा ये मानना है कि जो ये अघोषित अधिकार उसने दे रखा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब उसको भी वही भुगते, और जो हमने मुआवजा मांगा है उसके परिवार के लिए वो दे, नहीं तो जो उसके ऊपर ब्रांड है भारतीय जनता के पार्टी के पास, हालांकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वो अपने को सवर्णों की पार्टी कहती है। अभी तक किसी भी बीजेपी के नेता का ना मेरे पास ऑडियो है, ना वीडियो है, और ना ही इमेज है जो ताल ठोक कर कहे कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है। अगर आपको मिल जाए तो मुझे बताइएगा। हम लोग कहते हैं भाजपा को अगर किसी से डर लगता है तो पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी से लगता है। ये थोड़ा घमंड वाली बात आपको जरूर लगेगी, लेकिन 2 मिनट आप बात सुन लेंगे तो शायद समझ जाएंगे। हम लगभग 6 महीने 2016 और 17 में अनशन पे बैठे थे सवर्ण आरक्षण के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और वैश्य समाज के सवर्णों को आरक्षण दिलाने के लिए बैठे। मैं नहीं जानता आप लोग कितने लोग जानते हो कि ये जंतर मंतर राजनीति की यूनिवर्सिटी है। जो भी सत्ता में नहीं होता है वो यहाँ होता है।
या जो भी सत्ता से हट जाता है वो यहाँ होता है। कम से कम वो 6 महीने के दौरान कम से कम 30-40 सांसद आए मेरे पास या विधायक आए। उन लोगों ने हमारा बैनर देखा तो उन्होंने ये कहा कि भाई साहब आप बीजेपी के लिए खतरा हो। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं? बोले ये मुद्दा कोई और पार्टी उठाने का साहस ना कर रही है और ना ही कर सकती है। मैंने कहा अभी हम लोग अभी पैदा हुए हैं, गमले के पौधे हैं, हम उसके लिए खतरा कैसे बन जाए? एक सांसद ने बहुत अच्छा कहा, बोले भाई साहब सही टाइम पे फेसबुक ने व्हाट्सएप को नहीं खरीद लिया होता तो आज व्हाट्सएप फेसबुक को खरीद लेता। ये चीज आप सबको समझ में आती है? आती है कि नहीं आती? एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक ही दिन पेपर में 2 घटनाएं आई। एक है राजा भैया, क्षत्रिय हैं, रघुराज प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के कुंडा से 7-8 बार विधायक रहे। मैं भी प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। शायद वो खबर मेरी नजर में नहीं आती, लेकिन जैसे ही प्रतापगढ़ हेड से चालू हुई वो खबर, उसमें खबर ये थी कि मुहर्रम के दिन जो है राजा भैया के जो पिताजी हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं और भंडारा कराते हैं। और प्रशासन ने क्या किया है उनका? प्रशासन ने उनको कैद में डाल दिया है, ले जाके जेल में नहीं डाला है, घर में नजरबंद किया है। क्यों? अरे भाई दंगे की आशंका है, मारपीट की आशंका है, कुछ अनहोनी की है तो उसको एडवांस में गिरफ्तार कर लो, है ना? अब उसी दिन एक और घटना थी हाथरस की। एक दलित समाज का बाबा था, 2.5 लाख लोग उसके कार्यक्रम में आए और जिसमें भगदड़ से 123 लोग मर गए। देखिए एक घटना नहीं हुई लेकिन वो सवर्ण है, इसलिए इतनी सावधानी बरती गई। एक अवर्ण है जिसमें 2.5 लाख लोग आए और भगदड़ से, कोई हथियार की जरूरत नहीं है, भगदड़ से 123 लोग मर गए। वो जो FIR लिखी गई है उसमें उस बाबा का तो नाम ही नहीं है। कार्रवाई तो बहुत बात की बात है। ये कौन सा न्याय है भाई? फीडबैक बताइए भाई। जो घटना हो गई आप उसके खिलाफ FIR तो लिखो, उससे पूछताछ तो करो, अदालत तक ले तो जाओ। अदालत बोलती नहीं साहब इनका कोई रोल नहीं, हटाओ। फिर जब आपने वो पहले वाले ही प्रोसेस नहीं किए, ये सवर्णों और अवर्णों का अंतर है। आपको क्या लगता है कि सवर्णों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मैं आपको बीजेपी की एक साजिश बताता हूँ। बीजेपी जब सत्ता में 90 के आसपास से राज्यों में आना चालू और बीजेपी को घोषित रूप से कहा जाता था कि ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है, इसका कोई रिटर्न ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो धीरे धीरे सारे सवर्ण बीजेपी को वोट देने लगे। अब उनके पास विकल्प नहीं है सवर्णों के पास। आप देखोगे चाहे बीजेपी का नेता हो चाहे कांग्रेस का नेता हो, कोई भी हो, वो सबकी बात करेगा कि साहब दलितों को ये अधिकार मिलना चाहिए, OBC को ये मिलना चाहिए। सवर्ण कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये बड़ा मतलब दुर्भाग्य है इस देश का, एक छोटा सा दुर्भाग्य। मैं कायस्थ हूं, पूरे मोदी मंत्रिमंडल में एक भी कायस्थ नहीं है। और बीजेपी सरकार की
ये योजना होती है कि जब भी किसी को मंत्री बनाएं तो उसकी जाति जरूर बताएं और एक लाइन और लिखें। जो उसकी जाति होगी पत्रकारों से एक लाइन और लिखवाई जाएगी, फला समाज को या फला जाति के लोगों को साधेंगे ये फला मंत्री। जो मंत्री की जाति होगी उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो उस समाज के सारे लोग उसको वोट देंगे। जब सवर्णों का सेचुरेशन आ गया, इससे ज्यादा लोग बीजेपी से नहीं जुड़ सकते, तब मोदी ने अपने आप को ओबीसी बताया। जब मुख्यमंत्री था गुजरात का तो अपनी जाति को ओबीसी में डाला। तो अब उनकी साजिश है कि सवर्ण तो जितने आने थे आ गए, कहीं नहीं आएंगे। कभी देखा कोई सवर्ण ब्लैकमेल किया हो जाति के नाम पे? विकल्प नहीं ना उसके पास, जाके करेगा क्या दूसरी जगह? अब उनकी पूरी योजना है ओबीसी समाज को साधने की। वो भी जब सेचुरेशन आ जाएगा फिर SC/ST पे आएंगे। जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं सब सवर्णों से छीन को अवर्णों को दे दे की योजना बनाई जा रही है। मैंने एक रिसर्च किया था आज से करीब 15 साल पहले। हदबंदी जानते हैं आप लोग क्या होती है? हाँ, मतलब जमीन अलग अलग जगह छिटकी हो तो उसको एक जगह उसको दे देते हैं, है ना, ताकि वो ठीक से खेती कर। उसका दूसरा भी एक पार्ट है कि किसी के पास ज्यादा जमीन है तो एक कानून बना दिया जाएगा कि इससे ज्यादा जमीन तुम नहीं रख सकते। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। जिस व्यक्ति से भी जमीन छीनी गई, मैं जितने भी लोगों से मिला वो सब सवर्ण थे, और जिन लोगों को दी गई वो सब अवर्ण थे। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि SC/ST से जमीन छीन के सवर्ण को दी गई। कितनी बड़ी साजिश थी। पहले तो आपने आय का सोर्स जमीन छीन ली, आरक्षण के नाम पे नौकरी छीन ली, है ना। सर आज जो आप आए थे उसके बारे में देखिए, इससे इस मुद्दे को उठाने से कि वो मिश्रा यानी कि ब्राह्मण है, इस मुद्दे को उठाने से कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं आने वाला है, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिल जाएगा, लेकिन दूरियां कम होंगी। राजनीतिक पार्टी हम लोगों को 13 साल हुए, कांग्रेस 138 साल से है। बीजेपी भी अपने को बताती है, हालांकि ये बात झूठ है, तो जनसंघ के जमाने से है। क्योंकि आप लोग मीडिया से इतना डीप नहीं जानते होंगे, आप लोग जर्नलिस्ट हैं ना, स्पेशलिस्ट थोड़ी हैं। बीजेपी की रसीद जो है डोनेशन की आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, है ना। तो जो पार्टी का नंबर आप देखोगे वो उसमें एक शब्द लिखा हुआ है 1989। हमारी पार्टी का जो नंबर है उसमें लिखा है 2010। रजिस्टर्ड वो 11 में हुई, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग 2010 से हुई। अब अपने को तो 52 से बताते हैं बीजेपी वाले, तो उनकी रसीद में जो है 1989 क्यों लिखा हुआ है? नहीं, पहले जनसंघ जनसंघ आज भी है, वो चुनाव भी लड़ती है। आप अवतार की भी बात कर लीजिए, तो अवतार तो तब होगा जब पहले वाला मर जाएगा। अवतार तो तभी होगा ना, अगर पहले वाला भी जिंदा है तो अवतार का क्या मतलब भाई, है ना। तो जनसंघ अभी भी चुनाव लड़ती है। इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में देखिए, हमारा जो मुद्दा है इससे दूरियां जरूर कम होंगी। आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात जो है जनता तक भेजना चाहते हैं।
और बीजेपी इस तरीके से भी घबराई हुई है कि हमारे यहाँ पार्टी पे इनकम टैक्स का छापा भी डाला। आपकी पार्टी जी, 7 सितंबर 2022। जो लोग नहीं जानते थे वो जानने लगे। हमें जनता का प्यार देखिए कि इस साल हमें 32 करोड़ का डोनेशन आया। बीजेपी वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। कोई पार्टी जिसका एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, तो उसको 32 करोड़ का डोनेशन आया। अगर एवरेज का नियम आप जानते हो तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि उनको डूब मरना चाहिए। ठीक बोल रहे हैं ना? हो सकता है छापा इसलिए डाला कि हम गलत करते हैं। कौन सी पार्टी सही करती है भैया फंडिंग के मामले में? कौन सी पार्टी सही करती है? दिल्ली में हमने लोकसभा में 4 कैंडिडेट उतारे, कांग्रेस से एक ज्यादा। हमने विधानसभा चुनाव हरियाणा राजस्थान में लड़े, मध्य प्रदेश में लड़े, उत्तर प्रदेश में लड़े। फिर पार्टी का काम है लड़ना, उससे ही तो आगे बढ़ेगी। हम लोगों की ये उम्मीद है, देखिए बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है कि दिल्ली चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारे अगर 5 सदस्य का हमने टारगेट रखा है कि 5 विधायक हमारे बन जाते हैं तो हम एक मुख्य धारा में हमारी पार्टी आ जाएगी। भाई आज मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं कि ये नहीं चाहिए, हम सरकार बना लेंगे, ये कर लेंगे, तो बेकार की बात है। ये बड़ा व्यवहारिक एंगल हम लोगों ने रखा। हम लोगों को रोकने के भी प्रयास होते हैं, हम लोगों को रोकने के भी प्रयास होते हैं। अब ऐसा है ना, एक मुहावरा है कि शनि खुद डंडा लेके तुम्हें मारने थोड़ी आएगा। किसी के हाथ में डंडा दे देगा, वो तुम्हें मारेगा, सजा देगा। शनि भगवान खुद आएंगे क्या? बताओ, ऐसा संभव है क्या? नहीं। किसी के हाथ में वो डंडा दे देंगे, उसकी बुद्धि ऐसा कर देगी, ना तो सजा देने आते हैं भगवान और ना ही आपको पुरस्कार देने आते हैं। सब चीजों का माध्यम कोई ना कोई व्यक्ति ही होता है। और आजकल गायें भी हो जाती हैं सजा देने का माध्यम। हर 2-3 दिन में हम लोग देखते हैं कि गाय ने सींग से किसी को मार डाला, गाड़ी के सामने भी आ जाता है। मरने की तो खबर आती है, घायल की कितनी खबरें लिखोगे भाई? नहीं। आप ये जो बात कर रहे हैं आज 50 लाख वापस दिया है, वो किस तर्ज पे कर रहे हैं? क्या इससे पहले किसी को दिया गया है? मतलब किसका नाम आप बता रहे थे? मैं आपके भाजपा की मुआवजा नीति बताता हूँ, है ना, डबल इंजन सरकार। एक दुबे था, 7-8 महीने पहले की शायद खबर है, मैं पूरा नाम मिस कर रहा हूँ। वो बेचारा ट्रेन से सफर कर रहा था, बाहर से एक लोहे की राड आई है और उसके सीने में लगती हुई सीट को फाड़ के दूसरी साइड पहुंची। अब देखिए, मतलब ये ईश्वर का क्या है, उसका कोई कारण नहीं पता चला। तो रेलवे उसको मुआवजा देने गया 15,000 रुपए। ये भाजपा की मुआवजा नीति है। उसके बाप ने लेने से मना कर दिया, मीडिया वाले भी थे। फिर सुन के हंसी आ रही है कि नहीं कि एक सवर्ण की जान की कीमत 15,000 रुपए है, लेने से मना कर दिया। और बड़ी बदनामी होने लगी रेलवे डिपार्टमेंट की। शायद आप लोग जानते होंगे ये न्यूज, बड़ी बदनामी होने लगी। तो रेलवे डिपार्टमेंट क्या कहता है कि नहीं, वो मुआवजे की प्रक्रिया अभी चल रही है, ये 15,000 रुपए हमने उसके कफन दफन के लिए दिए। क्या मुआवजा में ऐसा बाइफरकेशन होता है, ऐसा वर्गीकरण होता है कि कुछ अमाउंट जो है कफन दफन के लिए दिया जाए? जो भी दिया जाता है एक मुश्त दिया जाता है ना। क्या लग रहा है सवर्णों का मजाक बनाया? मजाक? भारत में सवर्ण 2 दर्जे के नागरिक हैं। लेकिन भाजपा तो कहती है आप सुलभ कॉम्प्लेक्स कोई भी चले जाइए, जो वहां पे मेहतर हैं वो सब ब्राह्मण हैं। भैया ऐसा कौन सा हमने पाप कर दिया? सबके सब ब्राह्मण हैं। मुंबई आप चले जाइए, जितने टैक्सी ड्राइवर हैं सब ब्राह्मण हैं।
क्या करें बताओ? आप मेन मुद्दे पे आ जाइए सर, आप क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, डिमांड तो आपके सामने लिखी ही है, हम ये मानते हैं। उसे बता दीजिए। हम चाहते हैं कि सरकार, अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है, हो सकता है कि इस चुनाव के बाद फिर डबल इंजन की हो जाए, तो दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें, 2 बार उसको 50-50 हजार दे दें। कुछ तो फायदा होना चाहिए ना डबल इंजन की सरकार का। अगर एक ही 50 हजार आए तो ये भैया किसने दिए? राज्य सरकार ने कि केंद्र? 50 लाख दिए तो, है ना? तो डबल इंजन की सरकार से मुनाफा होना चाहिए ना। केंद्र भी उसको जो है 50 लाख दे और राज्य सरकार भी दे। एक मांग कर रहे हैं, हाँ, घर भी देने की मांग कर रहे हैं। तो 2 घर दे दे भाई, डबल इंजन की सरकार है। नहीं, 2 भाई हैं उसके, टोटल 3 भाई थे, सबसे छोटा वाला मरा है, तो दोनों भाइयों को नौकरी दे दे भाई। सिंगल इंजन की सरकार में तो वही लोग जो हमने लिखा है। जब डबल इंजन का फायदा आप बताते हो तो भाई इन सब चीजों को भी तो डबल करो। नहीं, तो आप भी तो कुछ राशि देकर आए जी परिवार में। जी, 11,000 रुपए का पार्टी ने चेक दिया उनको, गरीब लोग हैं, बता चुके हैं। है ना। 1,000 कैश दिया और हमने ये भी कहा कि भाई आप, मतलब भाई और उसको पिता को, कि आप आएंगे तो हम कुछ और दे सकें। देखिए, खोखला वादा करना जो है बड़ा आसान होता है कि हम तुम्हारे लिए ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो तो बात की बात है। सर एक सवाल है, हाँ, बताइए। गौ रक्षा के नाम पे गोली मार देते हैं लोग, गाय खुलेआम पन्नी खाती है, गंद खाती है और उन्हीं दूध को लोगों को पिलाते हैं और एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी समस्या है कि इसको मोदी जी नहीं देख पा रहे। वो सब देख पा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा अभी किसी का। हमारे गांव में एक बुजुर्ग थे 70 साल के, तो उनके पांव की जांग टूट गई थी और मतलब वो बैठ नहीं पाते थे, लेटरिन बाथरूम वगैरह सब खड़े खड़े उनको करना पड़ता था। एक दिन उनकी बहू ने किसी को कहा, वो टीचर थे, किसी को कहा कि यह पेंशनिया ना हो तो इनका जहर दे दे। तो सरकारी नौकरी में थे, पेंशन का लालच ना होता तो हम इनको जहर दे देते। ये किसके साथ कह रहे हैं? अपने पति के बाप के साथ। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि जो गाय दूध नहीं दे रही है ना आप उसको बेच सकते हो किसी और को, ना ही आप जो है उसको कत्ल खाने में बेच सकते हो। भाई ले जाओगे तो गाड़ी से ही तो ले जाओगे, कैसे मालूम पड़ता है ये गो तस्कर है? तुम खरीद के ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो हमें नहीं मालूम, हम तो यही मानेंगे कि तुम इसको जो है बूचड़ खाने ले जा रहे हो। गो हत्या नहीं होनी चाहिए, हमको अघोषित अधिकार दिया गया है तुम्हें निपटाने का। गलत है ना। ये आपको किसी चीज पे आपत्ति है तो फिर पुलिस किस लिए भाई, कानून किस लिए? तुम्हें स्वयंभू कमांडर हो गए। मतलब कानून का दुरुपयोग हो रहा है, ये कहते हैं। नहीं, कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, उसके संबंध में कोई कानून है नहीं ना भाई। अगर ये क्लियर हो कानून गो हत्या का कि अगर कोई ले जाता हुआ पकड़ा गया तो 2 साल की सजा होगी या इतना जुर्माना होगा। भाई आईपीसी कहता है जिसकी सजा नहीं वो कानून नहीं, वो अपराध नहीं। क्या आप लोगों को मालूम है गो हत्या का कोई सजा है किसी भी राज्य में? आईपीसी बना था 1860 में, उसका पहला ही पैराग्राफ है, अगर पुलिस आपको पकड़कर ले जाए तो जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी तो मजिस्ट्रेट कहानी नहीं सुनेगा, बोलेगा धारा बता, और नहीं बता पाया पुलिस वाला धारा, भाई धारा तो उसी चीज का होगा ना जो अपराध होगा। क्या गो हत्या के संबंध में अगर कोई कानून हो तो आप लोग मुझे अवगत कराएं। एनिमल क्रूरता के संबंध में तो है, पशु क्रूरता के संबंध में मैं केवल गो की बात कर रहा हूँ, है ना। कोई कुत्ते को खरीद के ले जा रहा है तो उस मामले में तो कोई गोली नहीं मारता, मारता है क्या? भैंस को खरीद के ले जा रहा है तो
मैं केवल गौ हत्या की बात कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा शब्दों का इधर उधर मिक्स नहीं करने का। किसी भी राज्य में कोई कानून हो, 17-18 राज्य हैं बीजेपी इसमें या तो शासन कर रही है, सपोर्टिंग में, किसी का कोई कानून उठा के दिखा दो मुझे। तो कानून ना होने की स्थिति में मतलब ना अपील, ना वकील, ना दलील, हमारी जो मर्जी होगी वो करेंगे। गलत है ना। बनाओ कानून, तुम्हें किसने मना किया? सत्ता में भी आप हो। मतलब ऐसी ऐसी डींग हाकेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अरे हाँ होना चाहिए, तो तुम्हें रोका किसने? पास करो बिल। कौन रोक रहा है बताओ? जब आप बहुमत में हो तो रोक कौन रहा है? ये बाहर डींग हाँकने की तो कोई बात नहीं है। किससे मांग कर रहे हो भाई? जब तुम ही सत्ता हो तो मांग किससे कर रहे हो? आज हम मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सत्ता में नहीं है। अगर हम सत्ता में होते तो इसको इम्प्लीमेंट करते। नहीं, आप लोगों को ये अधिकार होता, अगर नहीं करते तो आप बोलते कि जब साहब आप सत्ता में नहीं थे तब आप ऐसा काम करते थे, अब तो सत्ता में आ गए हो, अब इम्प्लीमेंट तो करो। आपको ये अधिकार था नहीं? हमारे पास अधिकार नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं। और मांग कैसे करेंगे भाई? मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा निष्पक्ष तरीके से मुद्दे को देखने की कोशिश करें। हमारी पार्टी 13 साल हो गए हैं, हम लोगों ने 4 विधानसभा चुनाव, 1 लोकसभा चुनाव ये लड़ा है। हम लोगों का बहुत बड़ा प्लान अभी नहीं है। हम लोग अभी केवल 5 विधायक बनाने का टारगेट रख रहे हैं। मेरी अपनी बात खत्म हो गई। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल है, एक लड़के को मार दिया जाता है और कुछ बवाल नहीं होता। अगर यही लड़का दलित होता तो पूरा जो है गौ तस्करों ने मार दिया। तो ये जो बहुजन समाज के लोग जिसको दम भरते हैं, तो ये उनका क्या है? दोहरी नीति नहीं है कि एक ब्राह्मण का बच्चा मर गया तो कोई बात नहीं, कोई हंगामा नहीं पूरे देश में। अगर वो कोई दलित या ओबीसी का बच्चा मार दिया जाता गौ तस्करों से तो पूरे देश में आग लग जाती। देखिए, वोटर 2 टाइप के होते हैं, उसको ऐसा एग्जाम्पल मानिए। एक प्रेमिका होती है और एक पत्नी होती है। तो जब वो प्रेमिका होती है तो उसके हर नाज नखरे आप जो है सिर पे उठाते हो, अच्छे से अच्छी जगह खिलाते हो, सुविधा देते हो। अब वही प्रेमिका पत्नी बन गई तो धीरे धीरे वक्त के साथ आप बदल जाते हो। आपको वो बात की बात है ना, अभी इंटरफेयर करोगे तो ज्यादा डिटेल बतानी पड़ेगी, मुद्दा बदल जाएगा। तो सवर्ण जो है भारतीय जनता पार्टी की पत्नी है, जाएंगे कहाँ भाग के? इनको कुछ दें या ना दें, लेकिन अभी उनको दलित वोट मिल भी जाते हैं और नहीं भी मिलते हैं। समझ रहे हैं? और भी तो पार्टियां हैं ना उनके लिए, तो उनके पास विकल्प है। तो भैया पत्नी को रोज रोज समझाने की क्या जरूरत है? सवर्णों को जो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, वोट दे भी सकता है और नहीं, तो उसको समझाओ, उसके लिए लड़ो। और ये सारे लगा देंगे। थोड़ा सा पार्टी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से, पार्टी का आगे का प्लान क्या है और डिमांड क्या है? रख दिए भारी, इधर ही रखिए, माइक पकड़िए, ये पकड़िए, टेबल पर। एक प्रश्न कर लो कि आप बोलेंगे। दीपमाला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी की, क्या आगे की योजना है? दिल्ली चुनाव की क्या योजना है और आर्यन के लिए आगे कैसे ले जाएंगे आप आंदोलन? देखिए, आने वाले दिल्ली चुनाव में जो है पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे उतारना चाहती है कैंडिडेट, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि पार्टी के 5 विधायक जरूर बन जाएं।
कम से कम 5 विधायक जी। पूरे 70 क्यों नहीं? अभी हमारी पार्टी इतनी प्रचलित नहीं है कि पूरे 70 पे हम घोषणा कर दें कि पूरे 70 पे हमारी सीटों से विधायक बन जाएंगे, लेकिन 5 की कोशिश पूरी रहेगी कि 5 विधायक हमारे बन जाएं। और लड़ेंगे कितनी सीटों पर? और लड़ेंगे 50 सीटों पे। 50 सीटों पे लड़ेंगे। तो कैंडिडेट तैयार है आपके पास या अभी अब आवेदन ले रहे हैं? अभी कुछ लोग आवेदन देख रहे होंगे अगर वीडियो, तो वो चाहेंगे अगर आपसे चुनाव लड़ना तो संपर्क करेंगे आपसे। तो क्या अभी आपके कैंडिडेट फाइनल हो गए या बाहर के लोग भी आप इनवाइट कर रहे हैं कि आए अच्छे लोग जो समाज के लिए काम करते हैं? अभी इनवाइट भी किया जा रहा है और कुछ कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं और कुछ इनवाइट भी किए जा रहे हैं कि वो आए और जो है आवेदन करें। एक पर्सनल सवाल है कि आप भी चुनाव में जाएंगी, दिल्ली चुनाव में? नहीं, दिल्ली चुनाव में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा वोटर आईडी कार्ड दिल्ली राज्य का नहीं है। मैम, आपके सामने मुख्य विपक्षी दल कौन है जिसको आप अपना मानते हैं मुख्य विरोधी? मुख्य विरोधी तो अभी बीजेपी है हमारी। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, लेकिन केंद्र की बात कर रहे हैं। अभी दिल्ली चुनाव में जैसे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर रही है, अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर आ गए हैं, तो उनके लिए क्या योजना है? आप उनसे कैसे चुनाव में आप फाइट करेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? आने वाले समय के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए, देखा जाएगा। तो कैसे आप बताइए। देखिए, हम एक बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं। दिल्ली की जनता को मुफ्त की आदत लग गई है। अच्छा, हम एक बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं कि हम हर मांगने वाले को सरकारी नौकरी देंगे, और जब तक नौकरी नहीं देंगे 20,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। मिनिमम वेजेस 30,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। ठीक है ना? कि उससे बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? पहले ये बताएं। बड़ा है। बड़ी लकीर है ना? और तो आप लोग फैलाओगे तभी फैलेगा। नहीं, आप जो कहोगे हम तो वही बताएंगे। नहीं, मैं ये नहीं, पूर्वाग्रह नहीं। एक चीज आप लोगों को बताता हूँ कि मीडिया कितना अपरिपक्व है दिल्ली का। बुरा मत मानिएगा, वैसे ये सेंटेंस तभी बोला जाता है बुरा मत मानिएगा जब बुरा मानने वाली बात कहने वाले होते हैं। क्या ही दीजिए सर। लोकसभा का चुनाव था, तो मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ 6 पेपर आते हैं। तो उसमें दिल्ली के जो कैंडिडेट थे उनकी डिटेल नहीं रहती, तो मैंने 3 पेपर अपने ऑफिस में मंगाने चालू किए कि मुझे जो दिल्ली की जो घटनाएं होंगी, हर अखबार में केवल एक आदमी का नाम होता था चुनाव से रिलेटेड, जो बीजेपी का कैंडिडेट होता था। बाकी के बारे में तो साले ना नाम लिखते थे ना पार्टी लिखते थे। ऐसा अब भी होता है कि बड़ी बड़ी जो पार्टियां मेन स्ट्रीम मीडिया में रहती हैं बाकी लोगों का नाम नहीं लेता, तो उसका क्या? नहीं, ऐसा नहीं। लोकसभा में करीब 5 लोकसभा मैंने देखे हैं, मतलब बुद्धि के साथ। उससे पहले इतना परिपक्व नहीं था। 6 महीने पहले तक मीडिया भले सरकार के साथ होता है, लेकिन जब चुनाव को 5-6 महीने रह जाते हैं तो धीरे धीरे निष्पक्ष होता जाता है। हर लोकसभा सीट से कौन कौन कहाँ के कैंडिडेट खड़े होंगे सबके नाम देता है। इवन जो पर्चा खरीद के लाता है, लेके आता है, उसका भी नाम देता है। अभी उसने भरा नहीं है, जो पर्चा लेने भी जाता है ना रिटर्निंग ऑफिसर के, उसका भी नाम देता है, और ये भी बताता है ये फला कास्ट के हैं, पहले के चुनाव में ये जीते हैं, ये हारे हैं, ये सारी डिटेल देता था। दिल्ली के मामले में लोकसभा की क्या वो जानकारी देगा? सिर्फ वो भाजपा के कैंडिडेट का नाम देता था, ना आम आदमी का नाम देता था, ना भी कांग्रेस का नाम देता था। छोटी मोटी पार्टियों को तो छोड़ ही दीजिए। तभी तो मोदी मीडिया कहते हैं जो पैसा देता है, एडवर्टाइजमेंट देता है, उसी का तो करते हैं। देखिए, मीडिया को ये मुगालते दूर करना चाहिए। मीडिया ऐसा है कि प्राइवेट मीडिया 90 के बाद आया है ना? उससे पहले तो मीडिया 100% सरकारी ही था भाई। दूरदर्शन 100% सरकारी था, उस पर पूरा कब्जा कांग्रेस का था। जिस मीडिया को हम 100% कवर करते हैं, तो सत्ता कैसे बदल गई भाई?
मीडिया देश नहीं चलाता। जब मुगालते भाई उसके पास तो 100% मीडिया था, कांग्रेस के पास तो 90 से पहले। बीजेपी का मैं ये भी मान लेता हूँ कि 90% मीडिया उनके पास है, उनके फेवर का लिखता है, 10% ही विरोध में लिखता है। तब भी सत्ता बदल सकती है। मीडिया इस मुगालते को दूर करे कि वो सरकार चलाता है ना। आर्यन मिश्रा पे कुछ कहना चाहेंगे अंत में, कुछ अपना कुछ मैं मैसेज? मिला नहीं हूँ आर्यन मिश्रा से। नहीं, आर्यन मिश्रा जो मिले तो नहीं है, खैर वो स्वर्गवासी हो गए। उनकी जो डिमांड की है आपने 50 लाख की और मकान की, उस विषय में कुछ लोगों को कहना चाहते हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, हमारा अभी ज्ञापन राष्ट्रपति के पास जाएगा। चलो।